Hello and welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 6th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ताकि जो कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन आई है इससे सभी कंट्रीज़ इक्विटेबली फाइट कर सके, इसे लेकर एक अटेम्प्ट चल रहा है WTO में कि जो कोविड-19 वैक्सीन्स हैं इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इन्हें वेव ऑफ किया जाए. So this entire issue of waiving the intellectual property rights for COVID-19 vaccine is right now at WTO. इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में इस इशू को लेकर क्या दिया गया है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे इशू का बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं ताकि जो आज के इस आर्टिकल में दिया गया है वो हमें समझ में आ सके. तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कोविड-19 वैक्सीन्स या फिर कोविड-19 के दौरान जो मेडिसिन या फिर जो थेरापेटिक्स यूज़ होंगे या फिर जो डायग्नोस्टिक किट्स यूज़ होंगी, इन सब को लेकर जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इन्हें वेव ऑफ करने की बात की गई है. सबसे पहले ये समझते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको WTO में किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है. ताकि जो क्रिएटर्स हैं उनकी जो क्रिएशन है वो प्रोटेक्टेड रहे, जो इनोवेशन है वो प्रमोट हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. WTO में 1995 के अंदर एक एग्रीमेंट आता है विच वी कॉल इट एज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उन सब ने इसे रेटिफाई किया है एंड इसके थ्रू दे हैव अडॉप्टेड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो बेसिकली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के अंदर ये प्रपोजल दिया कि ताकि जो कोविड-19 पैंडमिक जो आया है इसकी प्रिवेंशन, इसकी कंटेनमेंट और इसके ट्रीटमेंट के लिए ताकि सब कंट्रीज़ इक्विटेबली इससे फाइट कर सकें, तो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इनको वेव ऑफ किया जाए. तो अगर ये वेवर ग्रांट हो जाता है, इससे जो WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो ऑब्लिगेशन है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी फॉर टेम्परेरी पीरियड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, जिसके थ्रू जो IPR राइट्स हैं रिलेटेड टू ड्रग्स, वैक्सीन्स या फिर ट्रीटमेंट्स वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे. तो इससे वो कंट्रीज़ जो कि अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहती है, सो दे कैन ईजिली अडॉप्ट दोज मेजर्स एंड वो किसी भी तरह से इलीगल नहीं होगा अंडर द WTO लॉज. Now we need to understand why we need to waive off the patents on COVID vaccines. Now सबसे पहले जब हम COVID-19 सिचुएशन की बात करते हैं, वैक्सीन्स की बात करते हैं, तो वी सी कि देर आर सर्टेन ड्रग कंपनीज जिनकी मोनोपोली चल रही है. दे हैव देयर ओन पेटेंट्स एंड इसीलिए वो खुद उन कोविड-19 वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. अगर ये जो IPR हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनको वेव ऑफ कर देते हैं, इनको लिफ्ट ऑफ कर देते हैं, तो उनका ये जो फॉर्मूला है दिस कैन बी शेयर्ड विद अदर कंपनीज एज वेल, जिससे जो बाकी कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं दे कैन ऑल्सो स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स. तो जैसे ही ये फॉर्मूला शेयर हो जाता है और बाकी कंपनीज भी वैक्सीन्स बना रही हैं, तो डेफिनेटली जो कोविड वैक्सीन्स बनेंगी दे वुड बी लॉट मोर चीपर एंड उनका जेनरिक वर्जन्स प्रोड्यूस होंगे और ये बहुत बड़ा स्टेप होगा टू ओवरकम वैक्सीन शॉर्टेज. अलॉन्ग विद दिस पहले भी ये डिस्कशंस आ रही थी. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा कि एक गैप दिख रहा है बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन. तो इसे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स भी कहा गया था. वो कंट्रीज़ जिनके पास सरप्लस डोजेस थे वो ऑलरेडी नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न कर रही हैं, रादर बूस्टर डोजेस की तरफ जा रही हैं. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पूरर नेशंस हैं जिनके पास इतनी वैक्सीन शॉर्टेज है कि अभी तक उनकी सिंगल डोजेस भी कंप्लीट नहीं हुई हैं. तो जो इनइक्वालिटी चल रही है बिटवीन टू वर्ल्ड्स, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, तो ये यहाँ से ख़त्म हो सकती है. नाउ ये जो गैप आया है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ का, इसका फर्दर इम्प्लीकेशन भी है. जब तक हमारी सारी की सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी, सो देयर आर सम ग्रेट चांसेस कि वो एरियाज़ जहाँ पे अभी तक वैक्सीन नहीं पहुँची है वहाँ से कोई वैक्सीन रेजिस्टेंस स्ट्रेन निकल के आ जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए.
तो इसीलिए ज़रूरत है कि सभी के सभी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो कोविड-19 की वैक्सीन है, जो ट्रीटमेंट है, वो इक्विटेबली शेयर हो। तो इस मूव के साथ क्योंकि जो फॉर्मूला है वो बाकी कंपनीज़ के पास भी आएगा, तो इससे ये माना जा रहा है कि जो कवरेज है वैक्सीन्स की वो इंक्रीज़ होगी और जो वैक्सीन्स बनेंगी दे विल बी लॉट मोर चीपर। सो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल जब WTO में मूव किया है, इसको बाकी जो पूरर कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये IPR राइट्स वेव ऑफ होते हैं और जो फॉर्मूला है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अगर मिलता है, तो डेफिनेटली इससे जो वैक्सीन्स की प्रोडक्शन है वो काफ़ी स्केल अप हो सकती है एंड देयरफॉर इवन इंडिया कैन मेक अफोर्डेबल वैक्सीन्स फॉर एवरीवन। एंड आगे आने वाले टाइम में अगर कोई नेक्स्ट वेव आती है तो उससे फाइट करने के लिए भी ये जो मूव होगा ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है। नाउ IPR राइट्स जो कोविड-19 वैक्सीन या ट्रीटमेंट के ऊपर हैं, अगर इनको लिफ्ट अप कर दिया जाए तो इसको लेकर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि अगर ये जो पेटेंट्स हैं इनको लिफ्ट अप कर दिया गया तो जो वैक्सीन की क्वालिटी है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं फॉर बूस्टिंग अप द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। एंड क्योंकि पेटेंट्स लिफ्ट अप हो जाएंगे तो इससे जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसको जो इन्वेस्टमेंट मिल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी एंड इन फ्यूचर भी जो पैंडमिक्स आएंगे उसके लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेरेंट हो सकता है। अलॉन्ग विद दिस ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन प्रोटेक्शंस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो इससे जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस जो वैक्सीन सेफ्टी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो चुकी है, किस तरह की क्वालिटी है, कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसको लेकर दे कैन बी अ ग्रेट कन्फ्यूजन इन द पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो ये सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं इस चीज़ को लेकर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस इशू के अंदर न्यू डेवलपमेंट क्या हुई है। तो कोविड-19 वैक्सीन्स और ड्रग्स को कि IPR को वेव ऑफ करने के लिए जनवरी के अंदर काफ़ी मिनिस्ट्रियल लेवल कंसल्टेशंस हुई एंड जिसके अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया लाइक US, यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। वेल इसके अंदर US और यूरोपियन यूनियन ने एक काउंटर प्रपोजल दिया है। दे आर प्रपोजिंग जियोग्राफिकल एक्सक्लूजन। इस जियोग्राफिकल एक्सक्लूजन प्रपोजल के तहत इंडिया और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनको ये जो IPR राइट्स हैं वो वेव ऑफ नहीं किए जाएंगे। एंड जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फॉर्मली इस जो जियोग्राफिकल एक्सक्लूजन का जो प्रपोजल है उसे अपोज किया है। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने लिमिटेशंस भी लगाई हैं कि वो मेडिकल प्रोडक्ट्स जो कि पैंडमिक सिचुएशन को काउंटर करने के लिए यूज़ होंगे, एक लिस्ट बनाई जाए कि किस किस को यहाँ पे वेव ऑफ किया जाएगा। ये नहीं कि सभी के सभी, देयर वुड बी सर्टेन लिस्ट ऑफ थिंग्स जिनके IPR राइट्स को वेव ऑफ किया जाए। तो ये काउंटर प्रपोजल US और यूरोपियन यूनियन ने किया है जिसके अंदर जो कीवर्ड निकल के आया है दैट इज़ जियोग्राफिकल एक्सक्लूजन, जिसके तहत जो इंडियन और चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनको यहाँ से एक्सक्लूड करने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 न्यू रिसर्च फैसिलिटीज़ को इनॉग्रेट किया, आउट ऑफ विच वन इज़ Climate Change Research Facility on Plant Protection and the second one is Rapid Generation Advancements Facility। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि राइट नाउ इंडिया के अंदर ड्रॉट प्रूफिंग का वर्क चल रहा है इन अराउंड 170 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दिस बुंदेलखंड के अंदर जो 1 ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम चल रहा था बाय द इंटरनेशनल क्रॉप इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, उसकी सक्सेस को यहाँ पे नोट करवाया गया। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है इसकी वजह से जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो हाईली वल्नरेबल सेक्शन है इंडिया के अंदर, दैट इज़ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एंड अगर हम इंडिया की फार्मिंग कम्युनिटी देखें तो उसका 80% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एंड इसके लिए सेंटर ने कमिटमेंट दी कि हमारी कमिटमेंट है टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो इसके थ्रू वी आर फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। एंड अलॉन्ग विद दिस ये भी कहा गया कि जो कंट्री का नेक्स्ट 25 ईयर्स का प्लान है, इस दौरान कुछ न्यू मीडियम्स, कुछ न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए जाएंगे ताकि जो प्रेजेंट चैलेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसे ओवरकम किया जा सके। अलॉन्ग विद दिस इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सिचुएशन को लेकर ये भी कहा गया
कि दे विल प्रमोट मोर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि इंडिया के अंदर कुछ इन्फ्लुएंशियल मार्केट फोर्सेस डेवलप हो सके, ताकि जो इंडिया में एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है ये आगे आने वाले टाइम के अंदर इम्प्रूव हो सके। साथ ही में क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वी नीड कि इस टाइम पे हम डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, नेचुरल और केमिकल फ्री फार्मिंग को इंक्रीज करें। और ये जो पॉइंट्स हैं जो रिसेंट बजट भी आया था उनके अंदर भी इन पॉइंट्स को एम्फेसाइज किया गया था। नाउ फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एक बार क्विकली इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के जो मेजर की पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू कर देते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो हैदराबाद में है। इसे 1972 के अंदर फॉर्म किया गया था बाय द कंसोर्शियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेन्ड बाय फोर्ड एंड दी रॉकफेलर फाउंडेशन। सो फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। एंड इसका जो चार्टर है इट वाज साइंड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। Now, because this is an international crop research institute, तो इसके और रीजनल सेंटर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल नाइजीरिया में है, कीनिया में है, माली में है, जिम्बाब्वे में है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो जब से इसकी फॉर्मेशन हुई है तब से ही इंडिया ने इसे एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया है एट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ऑपरेट कर रही है तो इसको कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज़ और कुछ स्पेशल टैक्स प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड है। वेल अगैन इस न्यूज़ आर्टिकल को समझने से पहले ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसका जो बैकग्राउंड है पहले उसे समझते हैं। नाउ इसे लेकर जो रीसेंट न्यूज़ आई है वो ये है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है दैट दे आर वेविंग द सैंक्शंस ऑन ईरान सिविल न्यूक्लियर डील प्रोग्राम। तो वो रिजम्पशंस, वो वेवर्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एंड किए थे उनको रिज्यूम किया जा रहा है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ ईरान न्यूक्लियर डील या फिर जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये क्या है, व्हाट इज़ द इंटायर बैकग्राउंड ऑफ दिस डील, इसके अंदर यूएसए का क्या रोल है और ये ईरान न्यूक्लियर डील किस तरह सक्सेसफुल हुई, क्या इसका पूरा का पूरा अभी तक का टाइमलाइन रहा है, उसे समझते हैं। वेल रिसेंटली ईरान न्यूक्लियर डील काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। स्पेशली ईरान, रशिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ इन्होंने अपनी नेगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट कर दी थी वियना में, ताकि जो 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है, इसे रिवाइव किया जा सके। नाउ इफ वी सी द बैकग्राउंड ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, तो सबसे पहले 1968 में ईरान के जो शाह थे दे साइंड द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, NPT 1968 में उन्होंने साइन किया, जिसके थ्रू दे डिक्लेयर्ड कि जो ईरान है इट्स अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और इस ट्रीटी को उन्होंने रेटिफाई किया इन 1970। जिसके बाद ईरान को यूएसए से काफ़ी असिस्टेंस मिली टू इम्प्रूव द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड एज पार्ट ऑफ एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। But then again there was turn of events. 1963 और 78 में we saw Iranian revolution, जिस दौरान जो कंट्री का न्यूक्लियर प्रोग्राम था ये काफ़ी डिसमेंटल हो चुका था, एज जितने भी काबिल साइंटिस्ट थे दे ऑल फ्लेड फ्रॉम द कंट्री। और जो न्यू रिजीम आई ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद इट वाज वेरी होस्टाइल टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयरफॉर जो भी असिस्टेंस यूएसए आ रही थी वो आनी बंद हो चुकी थी। बट अगैन 1980s में ईरान ने दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रीइंस्टेट किया और इस टाइम इन्होंने पाकिस्तान से असिस्टेंस ली। इनके बीच में 1992 के अंदर एक बायलेटरल एग्रीमेंट भी साइन हुआ चाइना के साथ, रशिया के साथ। तो एक तरह से इस जो पूरा का पूरा इसे रिवाइव करने की, रीइंस्टेट करने की कोशिश की गई इन 1980s। एंड इस दौरान ईरान ने ये स्टेट किया कि ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स थी दे वर सस्पेक्टिंग कि ईरान जो मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है इसके अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसे यूज़ कर सकता है। तो सस्पेशन वाज ऑलवेज देयर। एंड जिसके बाद 2000s का जो टाइम था इसमें काफ़ी नेगोशिएशंस चलती रही बिटवीन ईरान एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़।
हाउएवर ईरान ने एक प्लांट क्रिएट किया फॉर हेवी वाटर एंड यूरेनियम, एंड जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई। नाउ अब समझते हैं JCPOA क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो ये जो ईरान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसे फॉर्मली कहा जाता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो बेसिकली ये एक लैंडमार्क अकॉर्ड है जो कि ईरान और जो मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं इनके बीच के अंदर कंक्लूड हुआ, इंक्लूडिंग USA, इन जुलाई 2015। और इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने एग्री किया कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे वो कुछ हद तक डिसमेंटल करेंगे, एंड दे विल ओपन अप देयर फैसिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन एज वेल। क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस USA और यूरोपियन यूनियन ने लगाए थे, इसकी वजह से ईरान वाज लूजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो 2016 के अंदर JCPOA इन इफेक्ट लागू होता है, एंड इससे जो ईरान का जो सिविल न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। ये जो नेगोशिएशंस थी ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US अलॉन्ग विद जर्मनी, इनके बीच में साइन हुआ, और इसीलिए इसको कहा जाता है P5+1, 5 परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने भी इस डील के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये डील का मेन एम क्या था? इट वाज टू प्रिवेंट द रिवाइवल ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, एंड ताकि जो वेस्ट एशिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इनके जो फर्दर जो राइवल्स हैं, वहाँ पे जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ ना करे। बट ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आती है 2018 में, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप USA को विड्रॉ कर देते हैं फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड इसे लेकर जो रीज़न दिया गया था वो ये था कि ईरान ने अपनी दोबारा जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं इन्हें रिज्यूम कर लिया है। तो मेन गोल इस एग्रीमेंट का यही था कि अगर ईरान ने कभी डिसाइड भी किया कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं तो इट वुड टेक देम एटलीस्ट 1 ईयर, एंड इस टाइम में जो ग्लोबल पावर्स हैं, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, उनको टाइम मिल जाएगा टू रिस्पॉन्ड। ईरान ने इस एग्रीमेंट को साइन इसलिए किया क्योंकि इस एग्रीमेंट की वजह से जो इंटरनेशनल सैंक्शंस उन पे लगी थी उनसे उनको रिलीफ मिल रहा था, एंड जो काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस उनको देखने के लिए मिले उससे वो इससे बच सकते थे। सो इस एग्रीमेंट के तहत नंबर 1 न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। ईरान ने एग्री किया कि वो जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो प्लूटोनियम है, इन्हें प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है इट्स वेरी की कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। एंड साथ ही में उन्होंने ये भी स्टेट किया कि उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं फोर्दो में, नंताज, अराक, इन सबको सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन के लिए या फिर मेडिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। इन शॉर्ट सिविल और सिर्फ सिविल प्रोग्राम्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। तो पहली चीज़ न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। सेकंड, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया आया। इस एग्रीमेंट के तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं दे कैन कम एंड दे कैन एक्सेस द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ प्रेजेंट इन ईरान। इसके अलावा एक बॉडी बनाई गई, जॉइंट कमीशन बनाया गया, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो नेगोशिएटिंग पार्टीज थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होंगे, एंड दे विल मॉनिटर कि जो एग्रीमेंट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस एग्रीमेंट का एक तरफ हमारे पास ईरान है, तो ईरान ने अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस यहाँ से दूर कर दिए, और अगर हम P5+1 कंट्रीज़ की बात करें, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे उसे लिफ्ट अप कर दिया था। तो ये सब इसीलिए किया गया टू मेक श्योर कि ईरान सिर्फ और सिर्फ सिविल एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को एंगेज कर रहा है। नाउ इफ़ वी सी कि ये जो हमारी ईरान न्यूक्लियर डील थी ये कितनी सक्सेसफुल रही, तो जब से ये एग्रीमेंट शुरू हुआ तो इनिशियली तो काफ़ी स्मूथली ये स्टार्ट हुआ। इवन 2016 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इसे सर्टिफाई किया, और इनिशियल जो वहाँ पे प्रिलिमिनरी प्लेजेस हुई उसमें ईरान ने कहा कि दे विल मीट इट ऑल, एंड US, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, दे ऑल रिस्पॉन्डेड by repealing and suspending the sanctions.
इसमें सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप था व्हेन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगी हुई थी ऑन ऑयल सेक्टर उन्हें भी ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से जो ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा रैंप अप हुआ एंड बिफोर सैंक्शन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी थी उस लेवल तक ये पहुंच चुका था। और यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी यूरोपियन नेशंस ने भी जो ईरानियन एसेट्स थे उनके ऊपर जो फ्रीजिंग लगाई हुई थी उन सबको हटा दिया था। लेकिन अगेन जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आकर ये डिसाइड करती है कि यूएसए इज विड्रॉइंग फ्रॉम दिस डील, इस मूव के बाद जो ईरान न्यूक्लियर डील थी ये जेपरडाइज हो जाती है। ना अगर हम ईरान की प्रेजेंट न्यूक्लियर एक्टिविटी देखें तो ये कहा जाता है कि 2019 से ईरान को जो लिमिट्स दी गई थी उसे ईरान ने एक्सीड करना शुरू कर दिया था। इट स्टार्टेड स्टॉक पाइलिंग द यूरेनियम एंड दे ऑल्सो बिगेन एनरिचिंग यूरेनियम टू हायर कंसंट्रेशन। इसी के साथ साथ ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम था इसे काफ़ी एक्सेलरेट किया गया एंड ये भी आया कि उनका जो फॉर्दो की जो फैसिलिटी थी वहाँ पे यूरेनियम के ऐसे आइसोटोप्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे विच वॉज वेरी अनसूटेबल फॉर मेडिकल पर्पसेस। सो 2020 में इवन ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर प्लेजेस थे, जो रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाई गई थी, उससे और भी कुछ अगेंस्ट स्टेप लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल जनवरी में जब यूएसए ने उनके टॉप ईरानियन जर्नल कासिम सुलेमानी को जब टारगेट किया तो ईरान ने अनाउंस किया कि इट विल नो लॉन्गर लिमिट इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट। जिसके बाद अक्टूबर मंथ में ये न्यूज़ आती है कि ईरान स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन सेंटर एट नाताज फैसिलिटी। इसके बाद नवंबर में ईरान के जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ही वाज असैसिनेटेड, जिसके बाद ईरान की पार्लियामेंट ने ये लॉ भी पास किया दैट नाउ दे विल बूस्ट अप देयर यूरेनियम एनरिचमेंट एट फॉर्दो। बट देन अगेन 2021 में ईरान ने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनकी जो न्यूएस्ट रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि दे शुड कम एंड इंस्पेक्ट देयर फैसिलिटीज एंड दे सून एंडेड आफ्टर इट्स मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवाइवलिंग ऑफ न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील, लेकिन इसको लेकर काफ़ी चैलेंजेस हैं हमारे पास। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम उस रीजन को देखें सो देयर इज अ कोल्ड वॉर गोइंग बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, so it's a huge hurdle for restoration. US or Saudi Arabia, they have strengthened their relationship as per the US Middle East policy. This is basically to counter Iran as well. इसके अलावा हमने पहले भी बात की कि इस एरिया के अंदर ट्रेडिशनल शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट अ पीस इन दिस रीजन। देन अगेन एज वी डिस्कस्ड ईरान ने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स थे उनकी वायलेशन की है। दे हैव स्टॉक पाइल्ड द एनरिच्ड यूरेनियम एंड जिसकी वजह से जो डील है ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। एंड अलॉन्ग विद दिस ईरान इज ब्लेमिंग यूएस सैंक्शंस फॉर देयर इकोनॉमिक लॉसेज एंड क्योंकि यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप को पुल आउट कर दिया फ्रॉम दिस डील और जो सैंक्शंस थे वो दोबारा लगा दिए थे, जिसकी वजह से ईरान को अगेन काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस हुए। नाउ इस पूरे ईरान सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर न्यू अपडेट ये है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस ने ईरान पे लगाए थे उन सैंक्शंस को अब वेव ऑफ कर दिया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स। सो इट्स अ वेरी बिग मूव क्योंकि ये जो वेवर उनको यूएस से मिला है इसकी वजह से जो ईरान का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके अंदर बाकी कंपनीज बाकी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं विदाउट हैविंग द फियर ऑफ ट्रिगरिंग द यूएस सैंक्शंस ऑन देम। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज़ अबाउट सारिस्का टाइगर रिजर्व। सारिस्का टाइगर रिजर्व में हैबिटेट मैनेजमेंट के लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे, तो इसे 6 मंथ्स पहले लॉन्च किया गया था और इन मेजर्स की सक्सेस अब दिखने लगी है। सारिस्का टाइगर रिजर्व में जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 25 तक पहुंच चुकी है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इस टाइगर रिजर्व में द टाइगर्स दे बिकम एक्सटिंक्ट एंड नाउ बिकॉज ऑफ द मेजर्स विच आर टेकन इन सारिस्का टाइगर रिजर्व द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड टू 25। यहाँ से सारिस्का टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सारिस्का टाइगर रिजर्व इज प्रेजेंट इन राजस्थान। राजस्थान की जो अरावली हिल्स हैं वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इट इज़ रिच इन फ्लोरा एंड फौना एंड इट इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। प्लीज़ नोट दैट सारिस्का इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया जहाँ पे सक्सेसफुली रॉयल बंगाल टाइगर्स को रिलोकेट किया गया हो। अलॉन्ग विद दिस नोट दैट जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है
इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लियोपर्ड्स ओवर है, यहाँ पे नीलगाय है, सांबर, चीतल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे इंडियन पी फाउल की काफ़ी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, सो इम्पॉर्टेंट बर्ड्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। 1955 में सारिस्का को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, एंड आफ्टर दैट इन 1978 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व एंड इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखिए ये जो सेंचुरी है यहाँ पे काफ़ी र्यून्ड टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंकरवाड़ी फोर्ट जो कि बिल्कुल इस रिजर्व के सेंटर में लोकेटेड है। इट इज सेड कि मुगल एम्परर औरंगजेब ने यहाँ पे अपने ब्रदर दारो शिकोह को इम्प्रिजन किया था, एंड दिस इज द फोर्ट जहाँ पे जो पावर स्ट्रगल थी ऑफ सक्सेशन वो हुई थी। इसके अलावा इस रिजर्व के अंदर कुछ लॉर्ड हनुमान के टेम्पल्स भी प्रेजेंट हैं विच रिलेट बैक टू पांडवास। सो आज ही अपनी एटलस में राजस्थान में आप सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मार्क करेंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर अरावलीज के बिल्कुल नदरन एंड में राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। मूविंग अहेड, our next news is from Rajasthan, as Rajasthan is preparing their first agriculture budget. So this will make sure कि वो सारे वेलफेयर मेजर्स, वो सारे इनोवेशंस, वो सब बेनिफिट्स जो कल्टिवेटर्स तक पहुंचने चाहिए, जो फार्मर्स तक पहुंचने चाहिए, वो सब उन तक पहुंचे। और इस बजट के अंदर जो स्पेशल फोकस किया जा रहा है दैट इज़ टू प्रमोट द ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, बिकॉज अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान फेसेस ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के ऊपर खास फोकस किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका फोकस डेयरी फेडरेशंस के ऊपर भी है। दे वांट टू एस्टैब्लिश अ पावरफुल कंपनी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। फर्दर, अगर आपको द्रोणाचार्य IAS इंस्टीट्यूट में किसी कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स दिए गए हैं आप इनको यूज़ करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।